हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 25 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उसे कवर करेंगे अलॉन्ग विद द मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। बट पहले हम कोड सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले है इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट्स टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। ठीक है, ये सिंपल सा आर्टिकल, सिंपल सा कोट है जो कि 2023 के मेंस इससे पेपर में आया था एज यू नो, और कल मैंने आप लोगों को दिया था एंड बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसे लिखा। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। इससे हमें बूस्ट मिलता है। ठीक है, सो क्या इसका सिंपल मतलब है कि क्रिएटिविटी जो है ना वो ब्लूम्स व्हेन सी वंडर इन ऑर्डिनरी। आप जब ऑर्डिनरी में, एवरीडे लाइफ में, मतलब नोटिस करते हो चीज़ों को, नोटिसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिडन इन एवरीडे लाइफ, तो उसी में क्रिएटिव जो है ना वो फ्लरिश करता है। उसका जो है ना मतलब कि क्रिएटिविटी एक तरह से निकल के आता है, निखर के आता है। ठीक है, सो यही इसका सिंपल मतलब है। हमें इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंस्पिरेशन, आप लोगों को पता है कि एक तरह से मोटिवेशन हो गया, स्टिमुलस किसी को मिला, मतलब कि एवरीडे लाइफ समझ रहे हो ना कि डेली एक्टिविटी जो रूटीन लाइफ आप करते हो उसी में से कोई कुछ खोजता है ऐसा, एंड वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप लेता है। ठीक है, तो हम जो है ना यूजुअली क्या सोचते हैं कि कोई भी चीज़ बड़ी हुई है, बड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यही इनिशिएटिव है, तो इसमें हम सिंपल सा आपको एक कोड देते हैं एंड कोड में आपको क्या करना होता है, मीनिंग बताना होता है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उसके सिनोनिम्स कह लो या कोड के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो आप इंटरप्रेट करते हो एंड देन एग्जाम्पल्स। सो सिंपल सा काम है एंड इसका इम्पैक्ट कितना है वो आप लोगों को खुद पता है। जो जो रेगुलरली करते आ रहे हैं, कल ही एक बच्ची ने मेरे साथ शेयर किया कि वो डे वन से कोड जो है इस तरह से कवर कर रही है एंड सी वाज सेइंग कि मेरी वोकैबुलरी जो है ना वो बहुत बेटर हुई है। ठीक है, तो आई विल शेयर समडे कि कितना फ़ायदा मिला है मुझे इन सारी चीज़ों में। उतना मतलब कि मुझे नहीं लगता है, आप जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनको पता है। एंड लेट अस कम टू द कोट इटसेल्फ। इंस्पिरेशन जो है मोटिवेशन, स्टिमुलस या स्पार्क। क्रिएटिविटी आप कैसे देख सकते हैं इसको, इनोवेशन से, इमेजिनेशन से, या ओरिजिनलिटी, मतलब कि कोई चीज़ नया जो बनाते हो वही है ना क्रिएटिव, या डिस्कवर करते हो। देन स्प्रिंग्स फ्रॉम एफर्ट्स, ये स्प्रिंग जो है फ्रॉम द एफर्ट्स है। तो स्प्रिंग का क्या इस यहाँ पे मतलब है कि इमर्ज करता है फ्रॉम द अटेम्प्ट। एफर्ट्स का क्या मतलब है, अटेम्प्ट, स्ट्राइविंग, वर्क कर रहे हो आप लगातार, एटसेट्रा। ठीक है, देन वी हैव द वर्ड मैजिकल, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ मतलब कि टेरेफिक जो आप आइडेंटिफाई करते हो। एंड देन मंडेन, इसका सिंपल मतलब है कि ऑर्डिनरी, मतलब कि जो रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है, एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने पढ़ा कि एन ए फ्रैंक जो उनकी डायरी है, तो वो सिंपल डायरी लिखा करती थी। इफ़ यू नो हर, आपको पता होगा कि ऑर्डिनरी डायरी लिखा करती थी और वो एक तरह का रिकॉर्ड बन गया एंड इंस्पायर्ड फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी इस पे हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ, मतलब हो रहा है या हुआ है। ठीक है, देन वी हैव बॉस्टन टी पार्टी। आप लोगों को पता होगा कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया, चलो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बताओ किस ईयर में अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया एंड ऑल्सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एग्जैक्ट ईयर बताना। सो बॉस्टन टी पार्टी जो है ना एक रूटीन टैक्स प्रोटेस्ट था, लेकिन उससे अमेरिका में रिवॉल्यूशन आ गया एंड जो इम्पेरियलिस्ट पावर थे उनको भगा दिया इन्होंने, जो कॉलोनियल पावर थे। तो सिंपल चीज़ों में ही बहुत बड़ी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। आप लोगों ने लिखा भी है एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। ठीक है, एक प्रैक्टिस डालिए। देन आज का जो कोट है, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। बस सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल होगा नहीं। हेल्प लेना है ले लीजिएगा, बट इसको ट्राई जरूर करना। आज के लिए यही आपको दे रहा हूँ, जिसे मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट अस कम टू द डायमेंशन फैक्ट्री। आप लोगों को क्वेश्चन पता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी बास्केट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर इंडिया, इट हैज़ बिकम एन नेसेसिटी। इसमें बहुत ज़्यादा कोड डिमांड नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन का सिंपल मतलब है जो कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कल जो हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें यही है कि आपको ये प्रूव करना है कि नेसेसिटी बन गया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी बास्केट जो इंडिया का है, इसको प्रूव करना है, यही कोड डिमांड है। तो हमने क्या किया था, हमारा जो अप्रोच होता है CSI, सी फॉर
जो कोर डिमांड है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन स्ट्रक्चर करते हैं, स्पेशली बॉडी पार्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, हेडिंग सब हेडिंग और मल्टीपल डायमेंशंस में कैसे ब्रेक करना है, और इसीलिए इसका नाम डायमेंशन फैक्ट्री रखा गया है, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग या डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली बॉडी पार्ट। ठीक है, देन वी हैव इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ये तीनों चीज़ें एक तरह से हम बात कर चुके हैं, बट हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है वो मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन आपको पता है, डिस्कस कर चुका हूँ, कंक्लूजन करूंगा। जो बॉडी है उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो करेंट पोजीशन क्या होने वाला है ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या स्थिति है भारत की, पोजीशन क्या है, ठीक है। देन कॉजेज क्या है, ये कोर डिमांड है, वन ऑफ द कोर डिमांड्स हैं जिसे हमें एड्रेस करना है, जो हम कर चुके हैं। फिर चैलेंजेस क्या हैं डाइवर्सिफिकेशन में, ये भी मैंने कल 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया, मतलब यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो है कि स्टेप्स टू बी टेकन, अब यहाँ पे इंटेलिजेंटली मैंने बोला था, या तो आप सेपरेटली ले सकते हो कि स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया एंड देन वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, या ऐसा कर सकते हो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मतलब कि गिवन 3 हेडिंग्स, तो अब ना ज़्यादा 5 सब हेडिंग्स, ये 5 हेडिंग्स बनाना बॉडी में सही नहीं रहेगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम ऐसे कर सकते हैं कि स्टेप्स टू बी टेकन सीधा एक हेडिंग बना देंगे और उसमें हम अपनी तरफ से सजेशंस उसको अलाइन कर देंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो मैं करके आपको आगे दिखाता हूँ। सो सबसे पहले जो डाइवर्सिफिकेशन में है कि अभी भी सबसे बड़ा सोर्स फॉसिल फ्यूल्स ही है, ऑयल या नेचुरल गैस या कोल, यही सोर्सेस हैं। तो पहले तो इसे आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। किस सेंस में, एक तो जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी, मतलब मिडिल ईस्ट पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं हिस्टोरिकली, एंड अभी रशिया पे, तो इसको और डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एक कंट्री पे हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं, एक या 2 कंट्री पे। सो आप अफ्रीका में एक्सप्लोर कर सकते हो, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन यूएसए भी एक ऑप्शन है, ठीक है। सो एक तो ये हो गया इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे पास ऑयल लिमिटेड है तो हमें वो तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। देन डोमेस्टिक लेवल पे हम एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर सकते हैं। तो यहीं पे मैंने जो हेल्प स्कीम है एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, इसको यूज कर लिया, मतलब कि लिंक कर दिया, अलाइन कर दिया क्या हमें करना चाहिए वे फॉरवर्ड प्लस गवर्नमेंट जो कर रही है, उन दोनों को एक तरह से अलाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। इसी तरीके से रेनेबल को बूस्ट करना है, जिसमें कि सोलर कैपेसिटी, जिसमें नेशनल सोलर मिशन, देन विंड कैपेसिटी, एंड कंबाइनली विंड सोलर कैपेसिटी को विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी भी गवर्नमेंट ला चुकी है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अगेन अलाइन कर दिया, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है और क्या करने की जरूरत है इन दोनों को। देन थर्ड थिंग इज एनर्जी स्टोरेज भी एक इशू है, एंड जो ग्रिड है उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, मतलब स्मार्ट ग्रिड्स उसकी ज़रूरत है कि एनर्जी आपके पास मतलब अलग अलग सोर्सेस से आपके पास है, बट उसको स्टोर करना भी इम्पॉर्टेंट है ना, कि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाओ। तो बैटरी स्टोरेज इससे कनेक्टेड है, मतलब आप दिखा सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन, वो ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और रहेगा आगे भी। नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसको लेकर आया है, ठीक है। देन ईवी जो व्हीकल्स है ना, प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो उसके लिए फेम 1 फेम 2 आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने इसे जारी कर दिया, मतलब स्कीम चलाती है, ठीक है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसके तरफ मूव करें, और उसका असर दिख भी रहा है। एंड देन वी हैव बैटरीज जो है, आई थिंक स्वैपिंग पॉलिसी, आई थिंक आई विल हैव टू सी दिस, ठीक है। आप लोग रीचेक कर लेना, ये गवर्नमेंट स्कीम है या पॉलिसी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक तरह से बढ़ावा दिया जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट हम कर सकते हैं कि और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे न्यूक्लियर है, हाइड्रो पावर है, मतलब क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसके तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आपके नज़र में है तो आप सब्सटेंशिएट कर लो उसको। फिर वी कैन सो जो वेस्ट से एनर्जी हम मतलब निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायो एनर्जी भी एक तरह का हम कह सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी या क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायो एनर्जी इंकरेजमेंट, जैसे कि सतत स्कीम या एथेनॉल ब्लेंडिंग पे सरकार फोकस कर रही है, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉपरेट कर सकते हो क्लीन एनर्जी, रेनेबल एनर्जी के लिए, जैसे भारत कर रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसको ना और ज़्यादा हमें मतलब कि लार्ज स्केल पे, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है, जो हमने कमिटमेंट करी है IEC के अंदर। और भी पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं, मेरा यही दिखाना था आपको कि एक तरफ आई एम शोइंग कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, प्लस गवर्नमेंट जो कर रही है उसी को एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हम स्टेप्स टू बी टेकन डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। कंक्लूजन में सिंपल है
एक तरफ से रिफ्लेक्ट कर दो कि क्या हमें प्रूव करना था कि नेसेसिटी है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देना है जल्दी से एक दो सेंटेंस में, इनफैक्ट एक सेंटेंस में। एंड डाइवर्सिफिकेशन नेसेसिटी है, एक तरफ तो प्रूव कर दिया डाइवर्सिफिकेशन नेसेसिटी है, दूसरी तरफ एक लार्जर गोल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम आत्मनिर्भरता की बहुत बात करते हैं, मतलब लगातार 3-4 सालों से, खास करके पोस्ट कोविड हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, या हम जो अमृत काल है जो 2047 में आने वाला है, या एसडीजी के गोल से इसको लार्जर गोल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज आप लोग कंप्लीट आंसर लिखना, एंड मैं कोशिश करूंगा जितनी कॉपीज ना, देखो एक ह्यूमन कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बहुत सारे लोड मेरे पे ऊपर रहते हैं, तो दैट्स वाई टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। बट ऑलरेडी मैं तो वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ही देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आंसर लिखते रहना है, लिखते रहना है। और जितने भी बच्चों की कॉपीज चेक इवेल्युएट करता हूँ, तो उनको भी आप सुनिए, उनसे भी देखिए कि सर क्या कह रहे हैं, तो उससे अपने लिए भी वो निकाल लीजिए, मतलब आप कैसे इम्प्रूव अपने कॉपी में कर सकते हो, अपने आंसर में कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, एंड कोशिश करूँगा जितना हो पाए, लेकिन अगेन यू शुड बी मतलब कि थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, ठीक है। कल नए क्वेश्चन पे हम जाएंगे। हाँ, मुझे एक आप लोगों से सजेशन मांगना है, जस्ट टेल मी कि क्या मैं मतलब कि ज्योग्राफी ही अभी करवाऊँ, एक दो क्वेश्चंस और करवाऊँ, कि वी गाइस शुड मूव टू दी अदर सब्जेक्ट, इफ़ वी शुड मूव, तो उसका नेम बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में जाना है। अभी GS1 की ही बात करना, क्योंकि हमने सोसाइटी कर लिया है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चों का लूज हो जाता है, मुझे पता है। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटिकल जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, या एमएक है, एंशियंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आप बताना सजेशन क्या देना चाहोगे, तो मैं फिर उस हिसाब से फिर सोचूंगा, एंड टॉपर्स कॉपीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक और चीज़ है, आप इस ग्रुप जो हमारा 26 का डेडिकेटेड ग्रुप है, जहाँ पे मैं वैल्यू एडिशन की चीज़ें, कॉपी इवेल्युएशन, प्लस कल से मैंने स्टार्ट किया है 5 क्वेश्चंस में, वहाँ भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब चेक करेगी, जो प्रीलिम्स में यूपीएससी का डिमांड है आज के एज में, नॉट दैट ऑफ 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, एक डेकेड पीछे नहीं जाना है। आज की एज में बस नॉलेज 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 से नहीं होगा, यू हैव टू बी थोड़ा बहुत एनालिटिकल होगा, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस दोनों में, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, या इस आइकन पे क्लिक करके ये PDF आपको मिल जाएगा, उसी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे इस वीडियो के, उसके लास्ट में, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जो अंडरस्टैंड यूपीएससी है, कि आपको रेगुलर वहाँ पे अपडेट मिल सके, ठीक है। सो लेट अस गो। टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बस आर्टिकल कवर करवाने नहीं आया हूँ, न्यूज़ कवर करवाने नहीं, अटेंटिव हो कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं उस न्यूज़ को अभी अभी के लिए, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, क्लैरिटी मिल जाए, वो मैं करवाना चाहता हूँ। और कोशिश कीजिएगा जो 5 क्वेश्चंस दूं, अभी भी क्वेश्चन करवाऊंगा विद PYQs, लेकिन जो ग्रुप पे 5 क्वेश्चन मैं MCQs पोस्ट करूंगा, वो 5 में से 5 सही होने चाहिए, और मैं पूछूंगा VDM में जाकर। कुछ बच्चों को तो मैं अब जानने लगा हूँ जो डेली कॉपीज सबमिट करते हैं, और बहुत सारे नाम्स जो नेम्स है मुझे याद हो गए, ठीक है। लेट अस सी कि लद्दाख प्रोटेस्ट है, हम समझने की कोशिश करेंगे 6th शेड्यूल को, मेन फोकस यही है हमारा, ठीक है। मतलब हमें इशूज़ में नहीं जाना है, बस समझना है कि क्यों लद्दाख जो है ना डिमांड कर, लद्दाख के लोग जो हैं, मतलब कि कुछ सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। इसमें देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ, ये भी देखेंगे। देन मतलब इसको पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव HC रिजेक्ट्स अपील बाय एक्स कॉर्प, ये हमें सेक्शन 79 देखना है, जो कि मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक तरह से बचाता भी है, सेव भी करता है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। विच एक्ट? सेक्शन 79 IT एक्ट 2000, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नया HC का जजमेंट आया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेट अस गो टू द थर्ड टॉपिक। ये भी पॉलिटी से आप इसको जोड़ सकते हो, या सोशल मीडिया रेगुलेशन से जोड़ सकते हो, मतलब कि लार्जर लेवल पे। देन वी हैव के वीज़ा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या है ये के वीज़ा, इसको समझेंगे। इसको आप इकोनॉमिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, और
मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, एंड आप इसको कनेक्ट कर सकते हो विथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे भी कर सकते हो, जियो पॉलिटिक्स। ये इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 19 से लिया गया है, एक्सप्लेन पेज से। देन वी हैव ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर। अभी एस जयशंकर ने 80th जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का मीटिंग हो रहा है उसी में 20 नेशंस के साथ मीटिंग करी है, जो कि मेजरली ग्लोबल साउथ के हैं। तो उस मीटिंग को देखेंगे, और भी चीज़ें जो इनिशिएटिव्स ली जा रही है बाय आवर गवर्नमेंट ग्लोबली टू क्या बोल सकते हैं, रिफॉर्म मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड ये द हिंदू पेज नंबर 14 पे इस इनिशिएटिव के बारे में मे बी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे प्रीलिम्स में। बस जितने भी टेस्ट आप दोगे ना उसमें तो जरूर आएगा टेस्ट सीरीज में आगे। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल। एक नया जो है स्कीम आया है जिसमें कि इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बच्चों की संख्या जो मतलब नंबर ऑफ सीट्स है उसको बढ़ाया जा रहा है। एंड जो टारगेट है उसमें 5000 प्लस जोड़ा जाएगा दोनों लेवल पे, यूजी पीजी दोनों लेवल पे। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। हिंदू पेज नंबर 16 में है। देन वी हैव 4 ऑर्फेन गर्ल्स, ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। स्वप्निल वांगखरे साहब जो हैं वो मध्य प्रदेश के अभी मतलब वहाँ पे पोस्टेड है। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि सोशल मीडिया में छाया हुआ है। उनके इस मतलब कि अच्छे काम के लिए हम एज एन एग्जाम्पल उसे देखेंगे एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अच्छे से आज सिखाऊंगा। ध्यान रखना, मैं बस यहाँ पे फैक्ट्स बांटने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ, एनालाइज करवाता हूँ, बिठा के ब्रेनस्टॉर्म करवाता हूँ, बोलता हूँ कि कैसे करना है। मेरा बस काम है राह दिखाना, आपको करना है। यहाँ पे बस ये नहीं कि आ जाओ कान में लगा लो ईयरफोन एंड सुनते रहो, ऐसे नहीं होगा, आपसे करवाऊंगा काम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल हम डायरेक्ट यहीं पहुंच गए, कैसे हो सकता है ये। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट आर्टिकल इज लद्दाख। लद्दाख में क्या हो रहा है, GS2 पॉलिटिक्स से देख सकते हो। पेज नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है इनिशियली, तो हम आगे बढ़ते हैं, वो रिपीट ना हो। सो प्रोटेस्ट इरप्टेड इन लेह लद्दाख। ठीक है, डिमांडिंग, लद्दाख क्या है, एक यूटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मतलब जब बनाया गया तो इसको जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर है एंड देन एक लद्दाख है। ठीक है, दोनों यूटीज हैं। लद्दाख के पास खुद की असेंबली नहीं है बट जम्मू कश्मीर एज अ यूटी हैज इट्स ओन असेंबली। ठीक है, सो डिमांडिंग स्टेटहुड एंड इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल। सो ये पूरा प्रोटेस्ट इसी चीज को लेकर है। दो चीजें हैं कि स्टेटहुड चाहिए इनको एंड सेकेंड थिंग इज 6th शेड्यूल में इंक्लूजन चाहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट अभी इट इज़ द पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल, बता दो। मैं बता देता हूँ, असम, देन वी हैव ऐसे हम मतलब मैं कैसे याद रखता था, ऐसे मैप जो है ना ऐसे जाओगे नीचे से, असम, देन मेघालय, देन आई थिंक मिजो एंड त्रिपुरा। ठीक है, नहीं, TM लास्ट है। टॉपिक ऑफ कैंसर के एस्पेक्ट से भी ये TM मैं याद रखता था, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इसको इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो मैं यही कह रहा था, ओके हाँ, तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। 4 स्टेट ऑलरेडी 6th शेड्यूल के पार्ट हैं। ट्राइबल जो है वो हम देखेंगे आगे, इसको समझेंगे पूरा। हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्कस करेंगे, गवर्नर का क्या रोल होता है एंड क्या प्रोविजंस हैं, क्या फ़ायदा मिलता है और क्यों लद्दाख इस चीज़ को लेकर मतलब लद्दाख के लोग या सिविल सोसाइटी जो है वहाँ के वो ये चाहते हैं। तो सेंट्रल इशू इज द सेंटर्स रिलेक्टेंस टू एक्सटेंड 6th शेड्यूल। सेंटर नहीं चाहता है ऐसा, लद्दाख को नहीं देना चाहता है 6th शेड्यूल का, which currently provides autonomy to certain north eastern states to Ladakh, जो कि मिला हुआ है। हमने 4 स्टेट्स की बात कर ली है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन लद्दाख इंसिस्ट दैट ओनली 6th शेड्यूल स्टेटस एंड स्टेटहुड, यही दो जो डिमांड है हमने अभी मेजरली डिस्कस कर ली है। उसी के थ्रू हम जो कंसर्न है लद्दाख में लैंड को लेकर, जॉब्स को लेकर या कल्चरल आइडेंटिटी जो बचानी है, उसके लिए यही दो तरीके हैं जो मानते हैं वहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट हैज इंस्टीड प्रपोज अदर सेफगार्ड्स, गवर्नमेंट अदर जो सेफगार्ड्स है अदर देन द 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड, बोला कि डोमिसाइल बेस्ड जॉब आपको रिजर्वेशन दे देंगे वहाँ के लोगों को, विच प्रोटेस्टर्स सी एज इनएडिक्वेट। वो नहीं मानते हैं कि इससे हमें मतलब कि जो हम आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी या जॉब्स या जो भी लैंड है उससे सेव कर पाएंगे खुद को। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार हो रहा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा से मैं ये न्यूज़ में। प्रोटेस्टर्स इंटेंसिफाइड आफ्टर की लीडर्स, जो सोनम वांगचुक है आप लोग जानते होंगे, वाज एक्सक्लूडेड। तो जो
6 अक्टूबर है ना, तो बातचीत होने वाली थी दोनों ग्रुप्स के बीच में, सेंटर के बीच में, होम मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड ये जो सिविल सोसाइटी की ग्रुप है। तो उसमें सेंटर ने बोला कि सोनम वांगचुक जो है ना, इसके वन ऑफ द जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लद्दाख की ओर से, वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर ये प्रोटेस्ट जो है ना बढ़ गया है। और लद्दाख को अगर देखो तो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। आप लोगों को पता है कारगिल के बारे में। ले में बुद्धिस्ट लोग यूजुअली मतलब मेनली रहते हैं, देन मुस्लिम ये मेजोरिटी कारगिल में है। ठीक है, और दोनों अभी एजिटेशन का हिस्सा है, मतलब पार्ट हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी कह लो, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेंस देख लेते हैं कि आपको पता होगा रेलिवेंट आर्टिकल्स, ये देख लो 244(2) एंड 275। मतलब मैं 6th शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द शेड्यूल्स हैं। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, तो उसमें 6 है, मतलब हम 6th की अभी बात कर रहे हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स का ये फेवरेट है। 5th एंड 6th शेड्यूल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे ओवर द इयर्स, तो थोड़ा अटेंटिव होके सुन लेना। अब इसमें क्या पावर मिलता है, हमने स्टेट डिस्कस कर ही ली है। पावर क्या मिलता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स गवर्न बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये बनाने का पावर मिलता है अगर आपको 6th शेड्यूल का दर्जा मिल गया। एंड इससे क्या एम है कि ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड रिसोर्सेज एंड सेल्फ रूल को आप प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस चीज को आप रख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव इसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हो। 30 मेंबर्स होते हैं ऐसे काउंसिल में, एंड 26 जो है ना इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में, एंड 4 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। गवर्नर के पास 6th शेड्यूल में ज्यादा पावर है, देखेंगे कैसे, आगे देखेंगे। ये रहा। सो कैन लेजिस्लेट ऑन लैंड फॉरेस्ट एक्सेप्ट रिजर्व वन। देखो कहाँ कहाँ इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर है कि लैंड पे वो लेजिस्लेट कर सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, फॉरेस्ट पे एक्सेप्शन है रिजर्व, इनहेरिटेंस पे कर सकता है, इवन पर्सनल लॉज जो मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पे कर सकता है। एंड कैन सेट अप कोर्ट्स फॉर ट्राइबल डिस्प्यूट्स। ये भी देखो जुडिशियल पावर भी है इस काउंसिल के पास। empowered टू लेवी सर्टेन टैक्सेस, अब इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। सो लैंड, प्रोफेशंस, मार्केट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, एंट्री ऑफ गुड्स, ये सारे पावर्स दिए गए हैं एडीसी को। सो बहुत पावरफुल इसको बना देता है। ठीक है, और गवर्नर का क्या रोल है, ये तो एक तो डिफाइन करेगा, ऑल्टर करेगा बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो काउंसिल के अंदर आएंगे। देन डिसाइड वेदर पार्लियामेंट्री स्टेट लॉज अप्लाई, ये लागू होगा कि नहीं ये डिसाइड गवर्नर करता है विथ मॉडिफिकेशंस और एग्जेम्पशंस। ठीक है, कैन एनुल और सस्पेंड एडीसी लॉज इफ अगेंस्ट पब्लिक। गवर्नर के पास देखो ये भी पावर दिया गया है कि वो सस्पेंड कर सकता है, एनुल कर सकता है जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉज बना रही है, अगर वो पब्लिक या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एंड देन नॉमिनेट, तो हम बात कर चुके हैं कि टोटल 4 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर एडीसी में। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, कि प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, बहुत सीधा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा किसके मतलब इंटरेस्ट के लिए इसको लाया गया है। आप लोग इसका आंसर करो। ठीक है, मैं अंतिम में बता दूंगा। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन ऐसा है ना, बेसिक चीज है, हर जगह अवेलेबल, मतलब हर एक लेवल पे मतलब इसको प्रमोट करने के लिए हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन है, बॉडीज है, ठीक है, वो चाहेगा कि एजुकेशन प्रमोट हो, बेसिक चीज है। तो आप लोग यहाँ पे मैड लगाओ, बहुत अच्छे से लगेगा, एंड आप आंसर करना, मैं लास्ट में सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल। कर्नाटका हाईकोर्ट ने, ये पॉलिटी से रिलेटेड है आपका, मतलब कि रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया उससे रिलेटेड है। सो लेट अस सी, कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया पिटीशन टू फाइल्ड बाय एक्स कॉर्पोरेशन, जिसको पहले ट्विटर कहते थे हम। तो उसमें क्या चैलेंज किया गया कि सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज जो है ना, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो सोशल मीडिया रेगुलेशन के रिगार्डिंग है, और ये रेगुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बार बार ये न्यूज में रहता है, श्रेया सिंघल केस, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस इट हैज बीन इन न्यूज। ठीक है, तो उसमें हम सेक्शन 79 देखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे इंटरमीडिएरीज के लिए, हम आगे देखेंगे। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सोशल मीडिया कैन नॉट बी लेफ्ट एज एन अनरेगुलेटेड anarchic freedom and must operate with the responsibility and accountability। मतलब कोर्ट ने एक तरह से सरकार का कह लो, सेंट्रल या स्टेट लेवल का, उसके पक्ष को समझा और उसको बोला कि वो रेगुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 79। अब क्या है हम आगे देखेंगे।
द जजमेंट emphasized that the regulation of social media is necessary, especially in the cases of offenses against women and content undermining the dignity of citizens. ठीक है, इस जजमेंट में ये निकल के आया है. एंड द कोर्ट सेड एवरी सॉवरेन नेशन हैज द राइट टू रेगुलेट इंफॉर्मेशन फ्लो. जैसे यूएसए करता है या अदर कंट्रीज करता है, उसी तरह इंडिया को भी करनी चाहिए. तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है सेक्शन 79. तो ये ग्रांट करता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन टू इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज क्या है? जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, जहाँ पे हम ना थर्ड पार्टी जाके पोस्ट करते हैं. ठीक है, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन या आईएसपीज. ठीक है, मीनिंग क्या है? दे आर नॉट लाइबल फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म. थर्ड पार्टी कंटेंट जैसे कोई और पोस्ट करता है ना, तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है. ये इंश्योर करता है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट. मतलब इंटरमीडियरीज को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इसी बेसिस पे जो है एक्स कॉर्प जो है गया है इन द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और बोला कि सेंटर जो है ना बार बार रेगुलेट हमें नहीं कर सकता, या स्टेट गवर्नमेंट. तो उसी पे जजमेंट आया. अब इसी एक्ट में एक और चीज है, दोनों चीजें हैं, एक तरह से बैलेंसिंग रोल है इस एक्ट का या इस सेक्शन का. डू नॉट इनिशिएट और मॉडिफाई द ट्रांसमिशन. ये कब तक आपके ऊपर कोई जो है चार्जेस नहीं लगेंगे, जो इंटरमीडियरीज लाइक एक्स है ट्विटर, तो आप ना इनिशिएट नहीं करते हो ट्रांसमिशन जो भी आया है आपके वेबसाइट पे. ठीक है, सोशल मीडिया ऐप पे. ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. जैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती हो वैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो. देन टेक डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनलॉफुल कंटेंट व्हेन ऑर्डर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स. सो ये भी आपका रोल है. तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे किसी भी इंटरमीडियरीज पे. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ये जो प्रोटेक्शन मिल रहा है ना आपको इंटरमीडियरीज को, ये तब एक्सेप्शन मतलब कि तब आपका ये प्रोटेक्शन लूज कर दोगे इफ द इंटरमीडियरी कॉन्स्पायर्स, एबेट्स और इंड्यूसेस अनलॉफुल एक्ट्स. एक. एंड द सेकेंड थिंग, इफ इट फेल्स टू रिमूव और डिसेबल एक्सेस टू अनलॉफुल कंटेंट. देखो यहाँ पे यह प्रोटेक्शन जो मिल रहा था वो इसी बेसिस पे मिल रहा था. थर्ड पॉइंट जो है कि आप ना अनलॉफुल कंटेंट को हटा देते हो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके कहने पर. तो अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको लाइबल होना पड़ेगा. सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस सेक्शन का? बैलेंस करता है फ्री स्पीच एंड अकाउंटेबिलिटी. और इसी पे जजमेंट दिया ना हाई कोर्ट की, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा इंटरमीडियरीज को. इंश्योर दैट द प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप आर नॉट मिसयूज फॉर स्प्रेडिंग हेट स्पीच, फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कंटेंट अफेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, आया समझ? इस सेक्शन को हम यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के लिए, ऐसे के लिए, कहीं भी, कि बैलेंस कर रहा है. एक तरफ इंटरमीडियरीज को बचा भी रहा है और इंटरमीडियरीज जो है ना अकाउंटेबल अगर नहीं है मतलब कि हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट के हित में, लोगों के हित में, तो उसको अकाउंटेबल भी बनाया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाए. उसी का ये एग्जाम्पल है. देन आई हैव पोस्टेड अ क्वेश्चन सेक्शन 79 पे, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट करना है. देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल है के वीजा पे. सिंपल है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. H1B वीजा को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किया हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प. $1 लाख एंट्री जो जब भी लोगे आप इस वीजा को यूज करोगे तो आपको एंट्री पे इतना पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी चीज के संदर्भ में जो चाइना का के वीजा है ना वो न्यूज में है. अब के वीजा ऐसा नहीं है कि जब H1B वीजा को लेकर जो मतलब इतने सारे डाउट्स हैं तब इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा नहीं है. के वीजा पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसको अब ज्यादा बल मिल गया कि जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है और नेगेटिव व्यूज हो गए H1B वीजा को लेकर, तो के वीजा जो है ना अब इंपॉर्टेंट हो गया और न्यूज में ये आने लगा. और माना जाता है कि इट इज काइंड ऑफ एक तरह से ऑल्टरनेटिव देता है किनको, जो स्टेम, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. इसमें जो यूथ हैं स्टडीज के लिए जाते हैं, जैसे यूएसए जाते हैं स्पेशली फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव चाइना प्रोवाइड कराएगा. और ये ऐसा नहीं है कि अभी रोल आउट हुआ है, पहले से ही हो रहा था और प्रोसेस इसका चल रहा था. के वीजा से पहले चाइना ने आर वीजा लॉन्च किया था, और ये थोड़ा सा ना मतलब आर वीजा 2013 में लॉन्च किया था, और ये जो है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है, ईजियर बनाता है जो नॉर्मल वीजाज होते हैं. और ये डिप्लोमैट्स के लिए नहीं है, ध्यान रहे, थोड़ा अटेंटिव रह के सुनना है, मैं क्वेश्चन दूंगा. ये वीजा जो ना स्पेशली जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है, उनके लिए, मेनली उनके लिए. ठीक है, जैसे देख लो
एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट्स फ्रॉम द रेप्यूटेड डोमेस्टिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ऑफर क्या करता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एंट्री। फ्रीक्वेंसी ऑफ एंट्री का मतलब बार बार आप जा सकते हो, जैसे नॉर्मल वीजा में ना आपके रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, कितने बार जा रहे हो आ रहे हो चाइना में मतलब आप इंटर कर रहे हो। एक्सपेंडेड स्कोप फॉर रिसर्च, एजुकेशन, एक्सचेंजेस एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, H1 वीजा का ही जैसे आप देख रहे थे उसको उसी तरीके से, बट चाइना यहाँ पे आ गया है, मतलब चाइना का ही है। एम टू अट्रैक्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स एंड स्ट्रेंथन चाइनाज। और चाइना इस चीज को बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है चाइना इस पॉपुलेशन जो है ना वो एजनिंग, मतलब उनकी एज जो है ना मीडियन एज बढ़ती जा रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया के जो ऐसे यूथ है ना जो टैलेंटेड है, जैसे इंडिया के जो बहुत टैलेंटेड यूथ हैं आईआईटीज के, वो जाते रहे यूएस में, तो वो चाहते हैं कि ऐसे यूथ आके चाइना में रिसर्च करे, पढ़े, जो उनकी इकोनॉमी को मतलब कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा इनोवेशंस के थ्रू। ठीक है, तो यही है, और आपको ये क्वेश्चन है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन है आज का। देन वी हैव ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज एस जयशंकर। ठीक है, अभी इसको बेसिक इस चीज को समझते हैं। वैसे तो देखने में लगता है कि नॉर्मल चीजें हैं जो एस जयशंकर यूजुअली एक फॉरेन मिनिस्टर बोलता आ रहा है, लेकिन इस टर्म में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 20 नेशन की मीटिंग रखी गई यूएनजीए में। हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, मतलब उनको लीड कर रहे थे कि इंडिया होस्टेड हाई लेवल मीटिंग लाइक माइंडेड जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है ड्यूरिंग 80th जनरल, अभी जो हो रहा है ना 80th जनरल असेंबली हो रहा है यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली जो है ये। अब मुझे ये समझाना है कि अभी आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि रिकग्निशन दी जा रही है पैलेस्टीन को, तो अभी इसकी मीटिंग हो रही है। आई थिंक 23 सितंबर से 29 सितंबर तक ये मीटिंग होगी, 80th जो मीटिंग है। ठीक है, तो उसी में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। मुझे ये कहना है कि इसके की पॉइंट्स हैं जिस पे चर्चा की गई, तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल सप्लायर, इन चीज़ों पे चर्चा की गई है, मतलब कि सप्लाई चेन को लेकर। देन रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड साउथ साउथ ट्रेड पे बढ़ावा देने को डिस्कस किया गया, जिसपे जोर दिया हमारे जयशंकर साहब ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुश फॉर रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, खास करके यूएन में इंडिया चाहता है ना परमानेंट मेंबरशिप, तो उसी चीज को लेकर, या WTO कह लो, या आप कह लो वर्ल्ड बैंक कह लो, IMF कह लो, या और भी इंस्टीट्यूशंस जो है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स चाहता है इंडिया, अपना शेयर चाहता है, स्पेशली UN फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस। अब इस 20 मेंबर कंट्रीज के मीटिंग में 9 वर फ्रॉम ये एशिया, ठीक है, 5 नॉर्थ साउथ अमेरिका को अगर कंबाइन कर दो, और 6 अफ्रीका से थे, तो 9 6 एंड 5 20 हो गए ना, 9 6 15 प्लस 5 15 हो गए, 20 हो गए। और जिसमें अगर इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के हिसाब से देखें ना, तो एक श्रीलंका था, मालदीव था एंड मॉरिशस था, यही 3 प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। तो मुझे यही समझाना था आपको कि ये मीटिंग हुई है, थोड़ा बहुत आप हमें अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि क्या था, इट्स ऑल अबाउट। नौ इसी चीज से रिलेटेड इंडिया जो है ना होस्ट करता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें 125 से ज्यादा कंट्रीज आते हैं। ठीक है, और 3 एडिशंस इसके हो चुके हैं, तो भारत एक तरह से ये भी लीड ले रहा है। अब ग्लोबल साउथ के वॉइस, मतलब कि उनके कंसर्न को ये रेज करता है इस तरह की मीटिंग अरेंज करके, और लीडरशिप क्वालिटी, मतलब लीड भी कर रहा है ग्लोबल साउथ को। 3rd एडिशन हेल्ड जो हुआ था 17 अगस्त, इसकी चर्चा की गई ना, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया। यू नेवर नो, यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन, और इसको आप यूज कर सकते हो ग्लोबल साउथ से रिलेटेड। अगर IR में क्वेश्चन आया है तो आप कर सकते हो ना कि इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो एक तो UNGA में ये कर सकते हैं, ये या इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को भी हम यूज कर सकते हैं ना, कि भारत अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज टू शेयर चैलेंजेस देन एंड सॉल्यूशन, देन स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशंस एंड प्रमोट इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस। यही मेन इसका एजेंडा है, और ये इसका थीम था। वैसे ये स्टेट PCS वगैरह में काम आता है, लेकिन हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, देन सेंटर क्लियर्स, अगला आर्टिकल है, सेंटर ने अभी रिसेंटली क्लियर किया है स्कीम टू ऐड मेडिकल सीट्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, सिंपल है, 5000 पोस्ट ग्रेजुएट जो है सीट बढ़ाया जाएगा, एंड 5023 अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल सीट बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ाने का मतलब क्या है कि नए इंस्टीट्यूशंस मेडिकल खोले जाएंगे? नहीं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है ना उसी में सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी। यही है इस मिशन का पार्ट। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आप लोगों को पता होगा, एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम एंड देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर में पूरा पैसा जो है ना, जितना भी फंड होगा वो सेंटर अकेला उसको भार उठाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, डिपेंड करता है, अगर आप हिली एरियाज से हैं तो आपको 90:10
9:10 कह सकते हो। 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% वो हिली एरियाज वाले स्टेट देंगे, ठीक है। एंड जो नॉर्मल स्टेट्स है ना उसमें 60:40 होता है यूजुअली, और ये चेंज भी हो सकता है रेशियो, जरूरी नहीं कि सेम ही रेशियो रहेगा। बस मैं समझा रहा हूँ कि स्टेट का भी भागीदारी होता है, मतलब मेजर पैसा सेंटर ही देता है बट स्टेट को भी पैसे देने पड़ते हैं इस फंड, इस स्कीम को लागू करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान में रखना है। और ये हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल है, हेल्थ में कैसे सरकार अपने लेवल पे चेंजेस ला रही है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा रही है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, और पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो बहुत कम है इंडिया में, मतलब कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सीट्स जो है बढ़ाए जा रहे हैं। और इसका तीसरा फेज है, स्कीम का एग्जैक्ट नेम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इसीलिए मैं इसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, बट हम इसे कह सकते हैं फेज 3 ऑफ यूनियन गवर्नमेंट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देख लेते हैं इसको। अप्रूव्ड फेज 3 ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एट 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इतने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स बाय 2028-2029, इतना का टारगेट रखा गया है, ठीक है। द स्कीम एम्स टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस स्टैंड अलोन, मतलब जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है ना उसी को अपग्रेड किया जाएगा, स्टैंड अलोन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय दो जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऐसे मतलब कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं उसमें, एंड स्टेट गवर्नमेंट के। एंड इनहेंस कॉस्ट सीलिंग ऑफ 1.5 करोड़ पर सीट। देखो इसका क्या मतलब होता है कि एक सीट पे कितना मैक्सिमम खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो इसको इनहेंस कर दिया 1.5 करोड़। पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.2 करोड़ था, तो यहाँ भी बढ़ा दिया है कि एक मैक्सिमम खर्चा, मैक्सिमम लिमिट जो है ना इतना खर्च करेगी सरकार एक डॉक्टर को बनाने में, ठीक है। मतलब कि आप समझ गए होंगे ये इसका आउटले है कितना होगा, और उसमें सेंटर का कितना शेयर है और स्टेट का कितना शेयर है। आई हैव सेड कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है भारत में। ये देखो डेटा इंपॉर्टेंट है, ये रहा कि भारत में 808 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 1,23,700 मतलब 1,23,700 MBBS सीट्स है। एंड इन द लास्ट डेकेड इतने सारे न्यू सीट्स बढ़े। देखो एक चीज गौर करने वाली बात है कि लास्ट डेकेड मतलब 10 सालों में 70,000 के आसपास नए एमबीबीएस सीट्स जुड़े हुए हैं भारत में, एंड हैव बीन एडेड 127% ग्रोथ एंड इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सही से, बट ये न्यूज आर्टिकल इसको शो कर रहा है। द न्यू स्कीम विल एड्रेस गैप्स इन द टीचिंग कैपेसिटी, इस पे भी जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपग्रेड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन द हेल्थ केयर एजुकेशन। अब देखो अपडेटेड फैकल्टी रेगुलेशन 2025 का आया है, इंट्रोड्यूस इंक्लूसिव एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट। देखो सिंपल है, फैकल्टी एलिजिबिलिटी, इसको इसमें भी चेंजेस लाए जा रहे हैं। द न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन 2025 हैव बीन इशूड बाय adopting a more inclusive and competency based approach to faculty eligibility and recruitment. These changes aim to address the growing requirement of teaching personnel and मीटिंग द एकेडमिक्स। को समझ रहे हो ना कि टीचिंग लेवल पे भी चेंजेस लाए जा रहे हैं, अभी करंट डिमांड के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है। उसको लेकर रेगुलेशन आया है 2025 में, थोड़ा हम जान लेते हैं, जरूरी रहता है इसीलिए। हम आते हैं मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल पे। स्वप्निल वानखड़े साहब ने ऑर्फेन सिस्टर्स को, 4 ऑर्फेन सिस्टर हैं, मतलब कि 4 बच्चियां थी, उनकी कैसे हेल्प की है महाराष्ट्र में। ओके, सो लेट अस सी। इन सितंबर 2025 आई थिंक 16 सितंबर का ये आर्टिकल है, मैंने कहाँ से लिया, द बेटर इंडिया से लिया। अब देखो बस एक आर्टिकल देखो तो उसको यूज कैसे करना है हमारे मेंस प्रिपरेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस देख लिया, पढ़ लिया, यूसेज को मैं यहाँ सिखाता हूँ, शायद ये कहीं सिखाते नहीं होंगे। मतलब मैं ये इस चीज़ में प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूँ कि बच्चे ना खुद से ट्राई करे, सोचे, सिलेबस मैपिंग करे, और इसी से इंटरलिंकेजेस की एबिलिटी डेवलप होती है। ये है करंट अफेयर्स का यूज़। और वैल्यू एडिशन में अभी आंसर्स लिखते हो कितना मैटर करता है वो आपको दिखता ही होगा। सो स्वप्निल एक मैं आइडिया दे देता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। वो स्वप्निल वानखड़े इंगेज विद अ यंग ऑर्फेन गर्ल हु मेंशन्ड शी वाज द एल्डेस्ट अमंग हर 3 यंगर सिस्टर, मतलब ठीक है 4 बहनें जिसमें सबसे बड़ी बहन से वो मिले। एंड मूव्ड बाय देयर सिचुएशन, ऑर्फेंड ऑब्वियसली माँ पापा उसके नहीं है, वानखड़े immediately directed that each sister receive 4,000 under state welfare scheme and inquired about Red Cross assistance for their school admission। एक तरफ तो 4,000 उनको असिस्टेंस मिले
गवर्नमेंट की जो स्टेट वेलफेयर स्कीम्स हैं, देखो प्रोएक्टिवली इनकी समझदारी दिख रही है, इनको पता है कि कौन से स्कीम से बच्चे को फायदा पहुंचाया जा सकता है, तो एक तरह से कंपैशन भी दिख रहा है, ये हम आगे देखेंगे। और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सही से वेलफेयर स्कीम को। देन ही व्हाट ही इज डूइंग, ये कर रहे हैं कि उनकी स्कूल जो है वो भी स्कूल वो जाए तो रेड क्रॉस से असिस्टेंस जो है स्कूल एडमिशन में वो चाह रहे हैं। दो चीजें हैं, ठीक है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली एथिक्स में। देन हम GS2 में जो गवर्नेंस है वहां यूज करेंगे, और भी जगह यूज कर सकते हैं ऐसे वगैरह में। लेट अस सी एम्पैथी इन गवर्नेंस। Wanker is prompt and compassionate response exemplifies how empathetic leadership can address immediate social issues, aligning with the principle of social justice and responsibility. Empathy आपको पता होगा, ठीक है। तीन टर्म्स होते हैं, इम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना बेसिक पता होगा। तो इम्पैथी में हम अगर एग्जाम्पल यूज करना है तो स्वप्निल वानखड़े साहब की एग्जाम्पल को हम यूज कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, देखा ना उनको पहुंचाया गया ना 4,000 का असिस्टेंस जिनकी उनको जरूरत थी, तो इसमें भी इन्होंने his actions demonstrate effective utilization of existing state welfare mechanisms to provide immediate relief to vulnerable populations, highlighting the importance of efficient policy implementation. बेसिक है, आप इसको वेलफेयर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कैसे एक अधिकारी इसको करता है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। एनेक्डोट भी ले सकते हो, मतलब इसको एज एन एनेक्डोट भी आप यूज कर सकते हो। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन सोशल वेलफेयर, यहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हो। पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, देखो वानखड़े का जो अप्रोच है ना ट्रांसपेरेंट है एंड अकाउंटेबल अप्रोच फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारा घटता जा रहा है ना पब्लिक ट्रस्ट टुवार्ड्स हमारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसके तरफ, करप्शन के इतने चार्जेज हैं या नेग्लिजेंस की वजह से, तो उस चीज़ को ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो लोगों को भरोसा होगा तभी वो जाएंगे ना गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास मदद मांगने, ठीक है। दिस एग्जाम्पल कैन बी साइटेड इन आंसर, कहाँ हम यूज कर सकते हैं, डिस्कसिंग द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है GS2 का पार्ट है, आपको पता होगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन गवर्नेंस, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, और भी चीजें हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया, 4-5 चीजें जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल एग्जाम्पल लिख लो, नहीं तो जो कीवर्ड्स आप यूज करते हो ना सब्जेक्ट के स्पेसिफिक, मैंने बताया था ना 16 अगस्त का, अगर आपने देखा होगा वीडियो शुरू के 10 मिनट में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अगर आप नए हो तो जाओ 16 अगस्त वाले मेरे इस करेंटली एपिसोड के वीडियो को देखो, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। 2 तरीका मैंने बताया था, ठीक है। सो यही है आपका जो मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के भलाई के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। और इतना इंक्लूसिव जो हमारा इनिशिएटिव है जिसमें इतनी सारी चीज़ें मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको और बच्चों तक पहुँचाइए, सबका फ़ायदा हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। तो यही है, मिलते हैं हम कल, टेक केयर, बाय। और 5 क्वेश्चन जो है ना कुछ घंटों में आएंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। बहुत ही ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि उसको इनोवेटिव बनाऊँ और आपकी एबिलिटी जो है ना समझने की उसको चेक करूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल, थैंक यू।